हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रनिंग स्टडी। ये हमारी विज्ञान सीरीज का चौथा लेक्चर होने वाला है और इस वीडियो में हम विज्ञान से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं। यदि आपने इसके पहले के 3 वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उनको जाके देखिए, फिर ये वीडियो आप देखना, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से लिंक रहेगा। पहले वीडियो से हमेशा देखा करो कोई भी सीरीज को, तो पहला वीडियो पहले देखिए और उसके बाद के वीडियो फिर आना चौथे वीडियो पे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आज का करते हैं हम। कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना। हमें किसकी पहचान करना है? गलत कथन की पहचान हमें करना है। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने समझाया कि नई कोशिकाएं पूर्व मौजूदा कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो ये क्या आपने कभी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा तो इसको छोड़ दो, ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ के देखते हैं, यदि 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो यही हम लगा देंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज की। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है ऑप्शन कि 1833 में 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, कोशिका केंद्रक की खोज की थी। अगला है, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। तो बिल्कुल ये बात भी सही है कि स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था 1938 में। कब दिया था? 1938 में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। आ गई बात समझ में? इसके बाद फोर्थ वाला जो ऑप्शन है हमारा, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सजीव कोशिका को देखा और उसका विवरण किया। तो ये बात भी एकदम सही है कि ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका को देखा था और उसका विवरण किया था। जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। ल्यूवेनहॉक को याद रखना है आपको, जीवाणु जगत का जनक कहा जाता है। तो जीवाणु जगत का जनक किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। केंद्रक, कोशिका केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया। मतलब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हमारे हो गए यहां पर। तो ये कोशिका के बारे में सारी बातें थी। कोशिका की खोज यदि पूछे तो 1665 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज। ठीक है, आगे बढ़े, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अब आगे बढ़ते हम। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, एक पौधे के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा मृत ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा मृत ऊतक है? अब हमने पौधे के शरीर के ऊतकों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ना? तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रिवीजन के लिए फिर से बताता हूं। पेरेनकाइमा ये जीवित कोशिकाएं होती है। कोशिका भित्ति इनकी पतली होती है, प से पेरेनकाइमा, और इनकी भित्ति कैसे होंगी? पतली। तो प से पेरेनकाइमा, प से पतली भित्ति। ठीक है, इनकी कोशिकाओं के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान क्या होगा? ज्यादा होगा। यह ऊतक भोजन का भंडारण करता है और पौधे को सहायता प्रदान करता है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा भी जीवित कोशिका होती है, लेकिन इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी कोशिका भित्ति होती है। और अंतःकोशीय अवकाश मतलब जगह, कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है वो कैसी होती है? होती तो है लेकिन कम होती है। और यह पौधे की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। टेक्निकल टीम मैंने आपको बताया था, कोलेनकाइमा पौधे की टेक्निकल टीम है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा ये मृत कोशिकाएं होती है। स्क्लेरेनकाइमा ये मृत कोशिकाएं होती है, इनकी भी कोशिका भित्ति मोटी होती है। अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है, दो कोशिकाओं के बीच में कोई स्थान नहीं रहता। यह पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करने का काम करता है। जो बाहरी आवरण होता है ना, वो स्क्लेरेनकाइमा होती है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा मतलब जो बाहरी ऊतक होता है वो स्क्लेरेनकाइमा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर मृत ऊतक पूछा है, और मृत ऊतक हमारा कौन सा है? मृत कोशिकाएं कौन सी है? स्क्लेरेनकाइमा। इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। सोनिया एक पूल में तैराकी करती है। सोनिया एक पूल में तैराकी करती है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर 2 मिनट में 100 मीटर पूरा करती है और उतने ही समय में समान पथ द्वारा प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। मतलब सोनिया जी है, सोनिया जी एक पुल में तैर रही है। वो एक बिंदु से चली, 100 मीटर का पुल है, 100 मीटर वो गई कितने मिनट में? 2 मिनट में। और सेम उतनी ही दूरी उन्होंने तय की सेम समय में। मतलब उन्होंने कुल यात्रा के दौरान 200 मीटर की दूरी तय की।
है ना, 200 मीटर की दूरी तय की और उनको ऐसा करने में समय कितना लगा, 4 मिनट। कितना लगा, 4 मिनट का समय लगा। और मिनट को यदि हम सेकंड में बदले तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। 60 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, क्योंकि औसत चाल निकालने के लिए आपको कुल दूरी बटे कुल समय करना पड़ता है। याद रखना, औसत चाल निकालने के लिए आपको कुल दूरी बटे कुल समय करना पड़ता है। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 100 जाने की 100 आने की, 200 मीटर टोटल दूरी हो गई। और 2 मिनट जाने में लगा, 2 मिनट आने में लगा, तो 4 मिनट का टोटल समय हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमारी औसत चाल हो जाएगी। औसत चाल बराबर दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये हमारी क्या हो गई, औसत चाल। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, है ना। 4 से हम काट देंगे 20 को 5 बार, तो 5 बटे 6, 5 बटे 6 जब करेंगे तो 6 नहीं जाने की लगाएंगे, 0 आ गया 0, तो 50 हो गया ऊपर, 6 अट्ठे 48, 2 बचा, 0 हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 0.83 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आ गया बात समझ में। औसत चाल मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमने कुल दूरी निकाल ली 200 मीटर और कुल समय था 4 मिनट। तो 4 मिनट को हमने 60 सेकंड में गुणा करके सेकंड में बदल लिया। 0 से 0 कैंसिल, 4 पंजे 20, 5 बटे 6 आया, 5 बटे 6 मतलब 0.83 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। एक चावल के बैग में का भूमध्य रेखा के पास एक जगह पर वजन किया जाता है। चावल का बैग है हमारे पास, उसका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्या होती है, देखो ये पृथ्वी जैसे गोल है ना, तो पृथ्वी को 20 से 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसी को तो भूमध्य रेखा बोलेंगे। वह रेखा जो भू के मध्य में आती है उसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे। आ गई बात समझ में। तो ये भूमध्य रेखा के पास में वजन किया चावल के बैग का। अब इसे ले गए हम अंटार्कटिका, मतलब ध्रुवों पर ले गए। कहां ले गए, ध्रुवों पर, ऊपर ले गए हम इसे अंटार्कटिका में, मतलब ध्रुव पर ले गए। ठीक है, तो बैग का वजन क्या होगा यह हमें बताना है। ठीक है ना। तो ये बैग के वजन वाला क्वेश्चन है और वजन का फॉर्मूला मतलब W, W बराबर क्या होता है, mg होता है। W बराबर क्या होता है, mg। वजन मतलब क्या, जितने बल से पृथ्वी अपने को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। किसी भी वस्तु को पृथ्वी जितने बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है वही तो उस वस्तु का वजन होता है, वही तो उस वस्तु का वेट होता है। आ गई बात समझ में। तो ये W बराबर mg से हम दर्शाते हैं उसको, W बराबर mg से उसको दर्शाया जाता है। तो यहां पर ये सीधा सीधा वजन किस पे निर्भर कर रहा है, G पर निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है, G पर। G मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। G मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। G मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। ऐसा त्वरण जो गुरुत्व के कारण उत्पन्न हुआ हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हुआ हो, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जी इसलिए तो दर्शाया हमने उसको जी से। नॉर्मल त्वरण होता तो हम ए से दर्शाते, नॉर्मल त्वरण होता तो उसको ए से दर्शाते, लेकिन यहां पर गुरुत्व का त्वरण है, पृथ्वी का त्वरण है, इसलिए सम्मान देना पड़ेगा, तो उसको बोलते जी। क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे। और इसका मान जब निकाला ना तो इसका मान आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जी का मान होता है। आ गई बात समझ में। तो ये जी का मान ये पृथ्वी की सतह पर होता है। जब हम भूमध्य रेखा पर गए, जब हम भूमध्य रेखा पर गए तो इसका मान न्यूनतम मिला हमें। भूमध्य रेखा पर इसका मान कितना मिलता है, न्यूनतम मिलता है। 3 जगह पर जाना है और वहां पर नापना है। एक भूमध्य रेखा पर चले गए तो न्यूनतम मिल गया। एक आप पहुंच जाओ केंद्र पर, केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गए हम, 6370 किलोमीटर नीचे पहुंचे, केंद्र मिला हमें। तो वहां पर जी का मान हमने देखा तो क्या आया, 0 आया। जी का मान कितना होता है केंद्र पर, 0 होता है। इसके बाद हम गए ध्रुव पर, तो ध्रुव पर देखा तो भयंकर इतना ज्यादा मान हो गया था जी का कि मजा आ गया। कितना, अधिकतम मान। कितना मान हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाता है जी का ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है, अधिकतम होता है। तो जब आप भूमध्य रेखा मतलब न्यूनतम से अधिकतम की तरफ जाओगे, न्यूनतम से अधिकतम की तरफ जी का मान बढ़ा तो क्या वजन नहीं बढ़ेगा क्या, तो अंटार्कटिका में वजन क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है ना, अधिक हो जाता है अंटार्कटिका में वजन। ये बात समझ में आई कि नहीं आपके। लिख लेना कि जी का मान सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है।
सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है। यदि आप केंद्र पर पहुंच गए तो जी का मान 0 हो जाएगा। यदि आप भूमध्य रेखा पर पहुंच गए तो जी का मान न्यूनतम हो जाएगा। फिर आप पहुंच गए ध्रुवों पर तो जी का मान अधिकतम हो जाएगा। ये बातें आपको लिख लेनी है। समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। कागज का एक टुकड़ा भारी पुस्तक के नीचे रखा हुआ है। कागज का एक टुकड़ा है, वो भारी पुस्तक के नीचे रखा हुआ है। तो आपने यदि वो कागज को यदि खींच लिया तो पुस्तक आएगी क्या कागज के साथ? क्यों नहीं चलेंगी? उसका कारण हमें बताना है। तो पुस्तक का अपना खुद का एक जड़त्व होता है ना। पुस्तक का क्या है? जड़त्व है, जो उसको आलसी बनाता है, कहीं जाने से रोकता है। तो वही तो हमारा जड़त्व रहेगा। पुस्तक की विराम का जड़त्व, कैसा जड़त्व है? विराम का जड़त्व। आराम से थी वो, विराम अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में आराम से बैठी थी पुस्तक, उसके नीचे से कागज निकाल लोगे तो वो तो आराम ही करना चाहेंगी ना। तो जैसी है वैसी रहना, उसी को तो जड़त्व बोलते है ना। ऐसा गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन या गति में परिवर्तन का विरोध करे तो उसको बोलेंगे हम जड़त्व। क्या बोलेंगे? जड़त्व, मतलब इनर्शिया बोलेंगे। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के बारे में गलत है? एंटीबायोटिक, हमको डॉक्टर यदि बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक देता है ना, है ना। तो वो क्यों देता है? पहली बात तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपको समझ जाना है, बायोटिक आया है इसमें, तो इसका उपयोग हम बैक्टीरिया से लड़ने के लिए करते हैं। किससे लड़ने के लिए करेंगे? बैक्टीरिया से लड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वायरस का कोई इसमें रोल नहीं होता, वायरस से लड़ने का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। वायरल फीवर भी यदि होता है तो एंटीबायोटिक दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है ताकि आपके वायरस के साथ साथ कोई बैक्टीरिया ना आ जाए और आपका वो जो वायरस है उसको और ज्यादा बढ़ाने कर दे। ठीक है ना। कुछ प्रभावी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता वायरल के लिए। सबसे मेन काम इसका है बैक्टीरिया के काम में। जो बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण रासायनिक मार्ग है ना, उनको रोक देता है वो। ठीक है। एंटीबायोटिक जीवित जीवों से प्राप्त किए जाते हैं पहला। ठीक है ना। तो ये हमारा देखो वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रभावी है, तो ये पहले ही गलत हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गलती पूछा उसने तो पहले ही गलत हो गया। बाकी के बारे में आप देख लो। एंटीबायोटिक जीवित जीवों से प्राप्त होती है, जीवित जीवों से प्राप्त होती है जो अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास को काटते या रोकते हैं। पहली बात समझ में आ गई एंटीबायोटिक के बारे में। ये लिख लेना, एंटीबायोटिक के बारे में 3 पॉइंट आपको लिख लेना अपनी कॉपी में। वे बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति बनाने से रोकते हैं। तो कोशिका भित्ति बनाने से रोकेंगे बैक्टीरिया को, तभी तो उसका नाश होगा, है ना। तो ये बात भी सही है। वे जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं जो बैक्टीरिया के लिए महत्वपूर्ण है। वे जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देंगे जो बैक्टीरिया के लिए आवश्यक है। तो ये तीनों बातें बैक्टीरिया के बारे में आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो वायरस के लिए, वायरल के लिए कोई भी नाटक नहीं है इनका। ठीक है। एंटीबायोटिक का, बाकी सब किसके लिए है? ये अपने हैं बैक्टीरिया के लिए। ठीक। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इथाइल ईथर, बेंजीन और डाई मिथाइल ईथर के क्वथनांक क्रमशः 34.6 डिग्री, 80.1 डिग्री, -24 डिग्री है। निम्नलिखित में से कौन सा केल्विन पैमाने में उनके क्वथनांकों को सही ढंग से दर्शाता है? अब मैंने बोला था आपको कि सबसे आसान काम दुनिया का केल्विन में बदलना, डिग्री से केल्विन में बदलना सबसे आसान होता है। तो 34.6 डिग्री सेल्सियस, 34.6 डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दो। ऐसा ही करते हैं ना, 273 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 0.6 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। 0.6 वैसे ही है। 4 में 3 जुड़ेंगे तो 7, 4 में 3 जुड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जुड़ेंगे तो 10, कि शून्य हासिल का 1 और 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3, 307.6। पहले ऑप्शन देख लो। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा और चौथा आ सकता है। अब इसमें तीसरे और चौथे में देखो बीच वाला तो सेम है ना, तो बीच वाला अपने को निकाल के नहीं देखना है, केवल अपने को आखिरी वाले पे पहुंच जाना है। -24 डिग्री को अपने को बदलना है यदि केल्विन में, तो उसमें भी 273 जोड़ देंगे। अब देखो ये 273 से कम आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डी वाला ऑप्शन लगा दो। 307.6 केल्विन, 353.1 केल्विन, 249 केल्विन। ठीक है। समझ में आ गया? इस प्रकार से ही करते हैं ना। सबसे आसान काम दुनिया का 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का काम सबसे आसान होता है, तो हमने करके निकाल दिया उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आप।
रितेश ने 300 मीटर की लंबाई वाले गोलाकार ट्रैक के 5 चक्कर लगाए। एक ट्रैक है भैया, उस पर रितेश जो है ना वो दौड़ रहा है। कितने मीटर का ट्रैक है? 300 मीटर का ट्रैक है। 300 मीटर का ट्रैक है, उसने इसके 5 चक्कर लगा लिए। अच्छा दौड़ा, मतलब 5 चक्कर लगा लिए, तो कितना दौड़ लिया वो? 1500 मीटर। कितना दौड़ लिया? 1500 मीटर। तो ये 1500 मीटर जो है ना इसकी दूरी है। 1500 मीटर इसकी क्या है? दूरी है, जिसमें प्रारंभिक और समापन रेखा समाप्ति, मतलब यहां से यदि समाप्त शुरू किया है तो यहीं पर उनने आके समाप्त किया है। जहां से शुरू किया वहीं समाप्त किया, तो 5 चक्कर लगाए तो 1500 मीटर की दूरी तो हो गई। ठीक है, 1500 मीटर कौन से ऑप्शन में है? पहले नंबर पे दूरी है, फिर विस्थापन, तो 1500 पहले नंबर पे, 1500 सेकंड वाले में ही है ना। और विस्थापन कैसे शून्य हो गया? तो पहला और आखिरी बिंदु सेम है ना, तो वहां पर विस्थापन शून्य होता है। वहां पर विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। आप घर से निकले, कहीं भी घूम के आ गए, शाम को आपने देखा कि आप दूरी तो बहुत चल ली है, लेकिन विस्थापन क्या होगा? शून्य, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस आ गए, तो इसलिए विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा विस्थापन, 1500 मीटर हो जाएगा हमारी दूरी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? रिलेटिव डेंसिटी की इकाई हमें बताना है। यदि ये घनत्व सिर्फ घनत्व की इकाई पूछता, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, शक्कर लेने जाते हैं किलोग्राम में। आयतन होता है मीटर क्यूब, मीटर की घात 3। तो ये हमारी डेंसिटी आती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास लिखते हैं किलोग्राम में, और आयतन लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आती, यदि घनत्व सिर्फ घनत्व होता, निस्ता घनत्व रहता, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आती। लेकिन यहां पर सापेक्ष लगा दिया उसने। सापेक्ष मतलब होता है तुलना करना, और जब भी हम तुलना करेंगे ना तो सेम चीजों की तुलना होती है। किसकी तुलना करेंगे? सेम चीजों की तुलना करेंगे, इसलिए उसकी कोई यूनिट नहीं होंगी, क्योंकि ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व। ऊपर की इकाई भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे की इकाई भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो कट जाएगी ना एक दूसरे से। इसलिए सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होंगी। जब भी कोई चीजें सापेक्ष हो जाए, उसकी इकाई पूछे, तो बोलना कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सेम चीजें आएंगी, ऊपर भी वही नीचे भी वही। उसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। काट दोगे तो काहे की इकाई, कहां से आएंगी इकाई? नहीं आएंगी इकाई। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन। दूध की उपलब्धता के साथ साथ बेहतर और अधिक प्रभावी उपयोग का नेतृत्व करता है। दूध के लिए हम कौन सी क्रांति लाए थे? दूध उत्पादन के लिए। यह हमें बताना है। दूध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति लाए थे? तो हम लाए थे श्वेत क्रांति। दूध होता है सफेद, तो उसके लिए क्रांति कौन सी लाएंगे? श्वेत क्रांति लाएंगे। अब आपको जनक का नाम भी याद रखना पड़ता है क्रांति के, तो वर्गीस कुरियन कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। कौन है श्वेत क्रांति के जनक? वर्गीस कुरियन। ठीक है, कोरियर से दूध पहुंचा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कोरियर से दूध पहुंचा रहे। तो आपको याद रखना है श्वेत क्रांति की शुरुआत जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। और इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं हम। श्वेत क्रांति जो है उसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आया, क्वेश्चन भी आपका आता है। ठीक है ना, फ्लड, फ्लड के नाम से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से किसको जाना जाता है? श्वेत क्रांति को जाना जाता है। काली क्रांति, काली क्रांति जो है ना, ये काली क्रांति ये पेट्रोलियम और खनिज तेलों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। पेट्रोलियम और खनिज तेलों के बढ़ावा देने के लिए हुई थी काली क्रांति। पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नीली क्रांति, नीली मतलब समुद्र का पानी, और वहां का होती है मछली। तो मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन के लिए जो क्रांति चलाई गई थी उसको बोलते हैं नीली क्रांति। ठीक है, मत्स्य उत्पादन के लिए जो क्रांति चलाते हैं उसको बोलते हैं नीली क्रांति। और इससे संबंधित एक आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर अरुण कृष्णन। किसका नाम याद रखेंगे? डॉक्टर अरुण कृष्णन। कृष्णन आप लिख लेना, डॉक्टर अरुण कृष्णन ये संबंधित है नीली क्रांति से। और हरित क्रांति के बारे में आप जानते होंगे कि हरित क्रांति अपनी फसल के उत्पादन से संबंधित है। और कौन है इसके जनक? तो MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इसके जनक है। और यदि विश्व में पूछे ना, तो विश्व में स्वामीनाथन तो अपने भारत के हो गए। विश्व में पूछे तो विश्व में आपको याद रखना है नॉर्मन बोरलो।
नॉर्मन बोरलो हरित क्रांति के जनक थे विश्व में, और एम.एस. स्वामीनाथन अपने भारत में। आ गई बात समझ में। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति चलाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति चलाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय का जरा काल बताएंगे आप, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, ये काल बताना। उसी समय हरित क्रांति हुई थी। यदि आपको नहीं भी आता है ना तीसरी पंचवर्षीय योजना, यदि आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको ढूंढ के आंसर करना है। कहीं से भी ढूंढो लेकिन आंसर करो, है ना। गूगल मत करना, गूगल मत करना। कोई सी बुक आपके पास जो जीके की है वो आप उसमें से ढूंढना, ताकि और ज्यादा पढ़ सको। कोई दूसरी चीजें भी आप पढ़ लोगे, है ना। गूगल करोगे तो सिर्फ इसके बारे में जानकारी मिलेगी, और बुक से पढ़ोगे तो उसके आसपास की और चीजें भी आपको पता चल जाएगी। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। क्या बताना है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हरित क्रांति हुई थी, वह कब से कब तक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के जीवन को समर्थन क्षेत्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी के जीवन समर्थन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का जो जीवन समर्थक क्षेत्र होता है, जहां पर हम जीव रहते हैं, हमारा जो जीवन है, वो कौन सा मंडल होता है? तो वो होता है स्थल मंडल। कौन सा? स्थल मंडल या लिथोस्फीयर या क्षोभ मंडल हम इसको कहते हैं। सबसे नीचे वाला जो मंडल है उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। जूम करके हम देखेंगे अब इसको। देखो, ये है पृथ्वी का वायुमंडल। ये क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल। इसमें सबसे नीचे वाला मंडल होता है क्षोभ मंडल। फिर ऊपर जाएंगे तो आता है समताप मंडल। देखो नाम में ही है ना, समताप मतलब ताप समान हो। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब इक्वल टेम्परेचर, ताप समान हो तो समताप मंडल। फिर उसके ऊपर आता है मध्य मंडल। फिर आता है ऊपर आयन मंडल। आयन मंडल में आयन्स होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और उसके बाहर चले गए तो बाह्य मंडल। उसके बाहर चले गए तो बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ये हमारी परत होती है वायुमंडल की। अप टू 300 किलोमीटर तक ये हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। तो ये परत आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जीवन समर्थन क्षेत्र नीचे वाला है, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल या लाइकेन किस प्रकार का एक सहजीवी संघ है? तो आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैवाल किस प्रकार का सहजीवी है। तो ये एक साइनोबैक्टीरिया और कवक है। किस प्रकार का? साइनोबैक्टीरिया और कवक होता है हमारा शैवाल या लाइकेन। लाइकेन पार्क, भारत में लाइकेन पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो याद रखना लाइकेन पार्क के बारे में, उत्तराखंड। लाइकेन से हम बनाते, याद रखना कि लाइकेन से हम क्या बनाते हैं? लाइकेन से हम बनाते हैं लिटमस पेपर। लाइकेन से हम क्या बनाते हैं? लिटमस पेपर। और मुझे ये बताना आप कमेंट में कि नीले लिटमस को लाल करने के लिए आप अम्ल का यूज करोगे कि क्षार का यूज करोगे? नीले को लाल में बदलना है, नीले को लाल में बदलना है तो अम्ल लगाओगे या क्षार लगाओगे, ये बताना बस। पहला वीडियो देखा होगा तो आप तुरंत इसका आंसर कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने से पुनः उत्पन्न होता है? भूमिगत तने से पुनः उत्पन्न होने वाली चीज बताना है हमको। तो देखो, ये डायग्राम में आप दिख गए होंगे, समझ गए होंगे कि आलू जो है यह पुनः भूमिगत तने से पुनः उत्पन्न होता है। आलू को जैसे हमने जमीन पे लगाया तो ये इस प्रकार के यहाँ पर स्टेम निकलते हैं ना, इसमें तना जो निकलता है वो इस प्रकार का तना निकलता है। इसको यदि फिर से लगा दोगे आप तो ये क्या बन जाएगा? फिर से उत्पन्न हो जाएगा। तो आलू ऐसा है जो भूमिगत तने से पुनः उत्पन्न हो जाता है। आ गई बात समझ में? ये आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं? देखा है ना आलू को इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भूमिगत तना हो जाएगा, और इससे ही हम फिर से उसको उत्पादन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है? सबसे तेज विधि बताना है ऊष्मा संचरण की। तो देखो, ये लगाई हमने अंगार, और अंगार लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? उसमें कुछ गर्म कर रहे हैं। क्या? पानी उबाल रहे। क्या? पानी उबाल रहे एक बर्तन में लेके, और बर्तन को हमने हाथ से पकड़ के रखा है। तो कुछ देर के बाद जो हैंडल है जिसको हमने पकड़ के रखा है वो गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऊष्मा यहां से बर्तन को मिली, बर्तन से ये हैंडल तक पहुंची, और हैंडल से आपके हाथ तक पहुंची। तो लगातार चलते हुए ऊष्मा गई तो इसको बोलते हैं हम चालन। ठीक है ना, लगातार चलते हुए गई तो उसको क्या बोलेंगे? चालन। दूसरा है संवहन। तो देखो, पानी को यदि हम गर्म कर रहे तो पानी गर्म होने की प्रोसेस क्या होती है? पहले ये बर्तन के नीचे वाला तल जो है वो गर्म होगा। वो गर्म होने के बाद वो अपने ऊपर वाले पानी के अणुओं को अपनी ऊष्मा दे देगा।
वो पानी ऊष्मा लेकर ऊपर आ जाएगा और ऊपर का पानी गर्म होते जाएगा। फिर उसके जस्ट ऊपर वाली परत की जो अणु रहेंगे वो नीचे चले आएंगे सतह पर, सतह से फिर से ऊष्मा लेंगे और वो ऊपर चले आएंगे, फिर उसके ऊपर वाला नीचे चले आएगा, सतह से ऊष्मा लेगा, ऊपर चले आएगा। इस प्रकार से पूरा पानी हमारा गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, सतह गर्म है, सतह से जो भी टच होगा अणु वो ऊष्मा ले लेगा, गर्मी ले लेगा और ऊपर चले जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की ऊष्मा का जो चालन होता है वो संवहन के द्वारा हम मानते हैं। और आखिरी है रेडिएशन। यदि यहाँ पर साइड से आपको गर्मी लगेगी कि नहीं, गर्मी का अनुभव होगा, ऊष्मा का अनुभव होगा, तो ये ऊष्मा कैसे मिल रही है, ये विकिरण से मिल रही है। सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है वो किससे आ रही है, विकिरण से आ रही है। किससे आ रही है, विकिरण से आ रही है। कोई संपर्क नहीं है ना हमारे और सूर्य के बीच में, फिर भी हमें वो गर्मी महसूस होती है। तो वो ऊष्मा आई तो किस विधि से आई, विकिरण विधि से आई। याद रखना, तीनों विधियां याद रखना है आपको, संवहन, चालन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, चालन मतलब कि पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा। लोहे की एक छड़ है, वो आगे से गर्म कर रहे तो पीछे भी गर्म हो जाएगी। किससे गर्म हुई, चालन से गर्म हुई। पानी का गर्म होना किससे गर्म होता है, चालन से गर्म होता है। हमें हाथ तापते, हम ठंड का मौसम है, हाथ तापने का मन करता है, तो हाथ जब ताप रहे तो दूर से ही तापते कि पूरे अंगार में रख देते हो हाथ को, दूर से तापते ना। क्यों ताप लेते, क्योंकि जो ऊष्मा है वो आएंगी, तुमको पता है किस विधि से आएंगी, विकिरण विधि से आएंगी। इसलिए आप दूर हाथ रख के भी अपना काम कर सकते। तो सबसे तेज यदि विधि पूछता है कि ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि कौन सी होती है, तो ये होती है विकिरण। रेडिएशन सबसे तेज विधि है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो कि लोहे की रॉड को गर्म करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, पानी गर्म करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप हाथ तापने बैठे, आपने अंगार जलाई, अंगार जला के सीधे ही आपको ऊष्मा मिलने लगती कि नहीं मिलने लगती, कि थोड़ा टाइम बाद मिलती है, तुरंत मिलने लगती है ऊष्मा। तो सबसे तेज विधि कौन सी हो गई, विकिरण हो गई। बात आ गई समझ में। यदि आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना मेरे दोस्तों। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि ऐसा लगे कि हाँ करना चाहिए, हमारे काम का कुछ वीडियो, कुछ कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, नहीं तो मत करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब सफेद प्रकाश को लाल कांच की प्लेट से गुजरने की अनुमति दी जाती है तो कांच की प्लेट क्या करेंगी। देखो, सफेद प्रकाश है हमारा, उसको लाल कांच से गुजरने दिया तो हमें जो प्रकाश दिखेगा वो लाल कलर का ही दिखेगा केवल, क्योंकि लाल रंग से गुजरने दे रहे तो लाल कलर का दिखेगा ना। इसका मतलब जो श्वेत प्रकाश है, जो कि बेजानी हपीनाला से मिलकर बनता है, विबग्योर से मिलकर बनता है, 7 अवयवी रंगों से मिलकर बनता है, उसके सारे रंग छुप गए और केवल एक रंग निकल के गया, उसका नाम था लाल कलर। तो वो जो प्लेट है उसने क्या किया, केवल माध्यम से लाल रंग को गुजरने की अनुमति दी। उसने क्या किया, केवल माध्यम से लाल रंग को गुजरने की अनुमति दी। इसलिए ही हमको वह प्रकाश लाल रंग का दिखाई देता है, यदि लाल कांच की प्लेट से उसको गुजरने दिया तो। बात आ गई समझ में। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कुछ बीजों में अंकुश और कांटे होते हैं। कुछ बीजों में अंकुश और कांटे होते हैं, यह बीजों को निम्न में मदद करते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ बीजों में क्या होते हैं, अंकुश होते हैं और कांटे होते हैं उसमें, है ना, हुक्स और स्पाइन लगे होते हैं। तो वो कांटे किस लिए होते हैं, तो वो अन्य जानवरों के रोए से संलग्नता करते हैं, अटैच टू द फर ऑफ द अदर एनिमल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ठीक है, अंकुश और कांटे क्यों होते हैं, अन्य जानवरों के रोए से संलग्नता में मदद करते हैं, इसलिए यह अंकुश और कांटे उसमें होते हैं। तो याद कर लेना आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पदार्थ के घनत्व का सही क्रम क्या है। पदार्थ के घनत्व का सही क्रम क्या है, तो इसमें देखो, सबसे पहले घनत्व क्या होता है, तो जिसके अणु पास पास रहेंगे ना उसका घनत्व ज्यादा, अणु पास पास घनत्व क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अणु दूर दूर मतलब घनत्व कम। ठोस का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, तो ठोस यदि दिख रहा है तो पहले ही फुर्सत से सबसे ज्यादा घनत्व हो जाएगा। उसके दूसरे नंबर पे आता है द्रव, द्रव का घनत्व फिर आता है, और फिर लास्ट में आता है वायु, वायु का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है ना, तो पहले देखो वायु किस में दिख रही है, 2 ऑप्शन में सबसे पहले वायु दिख रही है। हमको सही क्रम बताना है, हमको बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे छोटा, तो वायु, वायु का घनत्व सबसे कम। तो 2 ऑप्शन में से कोई सा एक हो सकता है। अब कपास का घनत्व कम कि जल का, तो कपास का ही होगा ना। कपास का घनत्व क्या होता है, कम होता है ना। कपास का क्या होता है, घनत्व कम होता है। तो वायु के बाद कौन आएंगी, कपास, और आगे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। खड़िया,
खड़िया देखो एक चीज पता चली हमको हिंदी के लिए, खड़िया मतलब क्या होता है? चौक। खड़िया मतलब क्या होता है? चौक। चौक को क्या बोलते हैं? खड़िया भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो पहले आएगा वायु, वायु के बाद आएगी कपास, कपास के बाद आएगा जल, जल के बाद घनत्व होता है शहद का, शहद के बाद होता है खड़िया या चौक का। एयर, कॉटन, वाटर, हनी, चौक। आगे बात समझ में। घनत्व का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। उस तत्व को पहचानिए जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान हो। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान हो, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो Z रहेगा, परमाणु क्रमांक रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आप किससे बताओगे? तो आप बताओगे Z से। किससे बताओगे? Z से बताओगे। और यदि आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता करना है तो उसको A में से Z को घटा के आप बताओगे। A माइनस Z करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो कि नाभिक में होता है वो पता चलती है हमको, ठीक है ना। उसने बोला कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन भी बराबर और प्रोटॉन भी बराबर, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। तो देखो 13, पहले वाले में एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन, क्योंकि Z का मान जितना रहेगा वही तो हमारे प्रोटॉन है, तो 13 प्रोटॉन। और n निकालने के लिए A में से माइनस करेंगे तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। और हमको कितना चाहिए? हमको तो 13 चाहिए, तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं आएगा। 6 है ना, 6 और 14 तो घटाएंगे तो कितना? 8 आएगा। 12 और 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि Z का मान इसमें 12 है ना। और जब A माइनस Z करा, मतलब 24 में से जब 12 को घटाया तो भी 12 आया, तो आया कि नहीं? प्रोटॉन की संख्या जितनी उतनी न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, मैग्नीशियम। Z इज इक्वल टू 12 और A इज इक्वल टू 24, मैग्नीशियम हमारा करेक्ट आंसर इसमें आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमीभूत सूखे खाद्य उत्पाद निम्न घटना का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं। तो फ्रिज ड्राइड फूड प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको उत्पादन करने के लिए आपको याद रखना है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का यूज करते हैं। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का उपयोग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन का उपयोग करता है फ्रिज ड्राई फूड प्रोडक्ट के बनाने में, ठीक है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। जो फ्रिज ड्राइड फूड प्रोडक्ट होते हैं ना, जो हिमीभूत सूखे खाद्य उत्पाद होते हैं, उनको बनाने के लिए हम ऊर्ध्वपातन का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जो कि सीधे ठोस से सीधे जो वाष्प में बदल जाए, ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, क्या हो गया? कपूर हो गया जैसे, ठीक है ना, जो सीधे ठोस से वाष्प में बदल जा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन। 9 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 9 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक होगा? बल निकालना है तो बल का क्या फॉर्मूला पता है क्या? F इज इक्वल टू एम ए होता है। F इज इक्वल टू एम ए होता है। फादर इज इक्वल टू मदर, माँ। F इज इक्वल टू माँ, किसकी माँ? न्यूटन की माँ। किसकी माँ? न्यूटन की माँ। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये माँ किसकी है? न्यूटन की माँ है, न्यूटन ने बताया था, ठीक है ना। F इज इक्वल टू एम है, तो क्या m है क्या हमारे पास? 9 किलोग्राम मतलब m है, m दिया हुआ है 9 किलोग्राम। a है क्या हमारे पास? a भी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का मान भी हम डायरेक्ट रख देंगे, तो f बराबर क्या हो जाएगा? 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। और न्यूटन में हम इसको लिखते हैं, तो F इज इक्वल टू एम था, m का मान दिया हुआ था, ए का मान दिया हुआ था, तो दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू माँ होता है। तो F बराबर 9 गुणा 4 बराबर 36, तो 36 सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, अब ये बहुत छोटा सा दिख रहा होगा आपको, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखो जूम करा हमने, अब दिख रहा होगा। निम्नलिखित प्रयोग करने के लिए एक छात्र को अपने शिक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि उसने ओखली या मोटर में थोड़ा लोहे का बुरादा, सल्फर पाउडर लिया और मिश्रण को अच्छे से पीस लिया। उसने एक परख नली में थोड़ा मिश्रण लिया, उसमें तनु H2SO4 डाला और एक रंगहीन और गंध रहित गैस मुक्त हुई, ठीक है ना। तो जब आप ऐसा करोगे, सल्फर में H2SO4 को डालोगे, तो आपको दो प्रकार की अभिक्रियाएं, यहाँ पर दो प्रकार की गैसें मिलेगी। पहली गैस मिलेंगी आपको हाइड्रोजन गैस, दूसरी गैस आपको मिलेंगी 2SO2 गैस आपको मिलेंगी। सल्फर डाइऑक्साइड मिलेंगी, जो कि एक गंध और रंगहीन गैस होती है, गंध और रंगहीन गैस होती है, और ये गंध नहीं आती इसमें, लेकिन रंगहीन होती है। तो H2 इसका करेक्ट आंसर आएगा, H2 इसका करेक्ट आंसर आएगा, H2, ठीक है ना।
कौन सी गैस निकलेंगी? हाइड्रोजन गैस निकलेंगी, जो कि रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। ठीक, समझ गए? अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम एक पानी से भरी एक बाल्टी को उठा रहे हैं, जब हम बाल्टी को उठाते हैं तो हम किस प्रकार का बल कार्य करता है उसमें ये बताना है। तो बाल्टी को उठाने के लिए मसल्स की जरूरत है, मतलब मस्कुलर फोर्स आप लगा रहे हो। कौन सा बल लगा रहे हो? मस्कुलर फोर्स आप लगाते हो जब एक पानी से भरी बाल्टी को उठाते हो। समझ में आया ना? मसल्स पे इफेक्ट पड़ता कि नहीं जब आप उठा रहे हो? तो बाइसेप पे असर पड़ता है कि नहीं? मसल्स पे असर पड़ता है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। पड़ता है ना? तो ये कौन सा बल हो गया? पेशीय बल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष वेक्टर बॉर्न डिजीज है? वेक्टर बॉर्न डिजीज हमें बताना है, जो डायरेक्ट नहीं होती, कोई लेके आता है। तो ऐसा तो मलेरिया ही होता है ना। मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारक होता है। प्लाज्मोडियम मच्छर जो होता है वो प्लाज्मोडियम, वह मलेरिया का कारण होता है ना। मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मलेरिया का कारण होती है। ठीक है ना। डेंगू का कारण क्या है? एडीज मच्छर, एडीज मच्छर से डेंगू होता है। और मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज से क्या होती है? मलेरिया होता है। एनाफिलीज, एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज से क्या होता है? मलेरिया होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां होती है? तो अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पर मिलेंगी? तो आपको डीएनए में मिलेंगी। किस में मिलेगी? डीएनए में मिलेगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आ गई बात समझ में? जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में मिलेंगी? डीएनए में मिलेगी। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया था? तो आपको याद रखना है वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, इस उपलब्धि के लिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1962 का नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए की संरचना के लिए। वाटसन एंड क्रिक को डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया था। अब देखो, नोबेल पुरस्कार की बात हुई है ना, तो आप मेरे को बताओगे नोबेल, भौतिकी का नोबेल, कमेंट बॉक्स में आप बताना भौतिकी का नोबेल किसको मिला है 2020 का। 2020 का भौतिकी का नोबेल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। देखो, क्वेश्चन हो गए हैं बहुत सारे, लेकिन आपको है ना आलसी बिल्कुल नहीं करना है। कमेंट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करो, कमेंट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करो अपना रिवीजन करने के लिए। इसलिए ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि आप उनका आंसर दो, है ना। फटाफट आंसर देना है आपको। नोबेल पुरस्कार नहीं पता हो ढूंढ के लाओ कहीं से भी, लेकिन आंसर चाहिए मेरे को। ठीक, समझ गए? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक कौन सा है? मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक कौन सा होता है? तो इसमें आपको याद रखना है मजबूत और गैर लचीला। तो देखो ऑप्शन में देखो, कंडरा, उपास्थि, हड्डी या लिगामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोन। बोन जो है वो मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है? देखो डायग्राम में बताता हूं आपको। ये जो साइड में दिख रहा है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करने वाला, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलेंगे? लिगामेंट बोलेंगे इसको हम। ठीक है ना। और ये जो मसल्स को बोन से, मसल्स को हड्डी से जोड़ने का काम करता है ना, वो होता है टेंडन। टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है टेंडन। ठीक है ना। और अगला देखो, अगला है कार्टिलेज। तो आपको डायग्राम में ये जो दिख रहा है, ये वाला जो भाग है, बीच वाला जो भाग है, ये है कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज है ये वाला भाग। आ गई बात समझ में? ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा। तो बस इतना पढ़ने के अलावा आप पढ़ोगे क्या? आगे नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे? खरपतवार बोलेंगे। तो अवांछित पौधा जो होता है वो खरपतवार होता है कि नहीं होता है? खरपतवार होता है, जिससे किसान बेचारे बहुत परेशान रहते हैं खरपतवार के कारण। ठीक है ना। अवांछित पौधा नहीं जाते फिर भी आ गया तो खरपतवार है वो। ठीक, अगला क्वेश्चन, हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना करना है। हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की हमें गणना करना है। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान यहां पर 4 दिया हुआ है। तो अब देखो यहां पर ये परमाणुओं की संख्या की यदि गणना करना है ना, तो आपको 6.02 गुणा 10 की घात 3 में गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा? कितने ग्राम दिया है? 16 ग्राम दिया है। कितने ग्राम दिया है? 16 ग्राम दिया है। और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4। तो 16 को 4 से भाग दे देंगे हम।
कितने ग्राम दिया उसको ऊपर लिखा, और परमाणु द्रव्यमान जो परमाणु दिया है हीलियम का, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 4। तो 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 चौक 16, और 4 का गुणा कर देंगे 6.23 गुणा 10⁻23 में, 10⁻23 है ये, 10⁻23 में, तो 4 छंग 24, 24 किस में है, ऑप्शन 1 में ही है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 24.09 गुणा 10⁻23। बात आ गई समझ में। 16 ग्राम दिया था तो ग्राम को ऊपर रख देना, बटे में क्या रखेंगे, परमाणु द्रव्यमान, भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 6.02 गुणा 10⁻23 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। एक परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज बोला उसने, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी नाभिक के परमाणु की खोज। इसने स्वर्ण पत्ती का प्रयोग किया था, उस पत्ती में अल्फा कणों की बौछार की थी। अल्फा कण 2 पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, और इनके जाने से 4 द्रव्यमान की कमी होती है और 2 परमाणु क्रमांक की कमी होती है यदि निकलते हैं तो। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, तो याद रखना है अल्फा कण के बारे में। अल्फा कण की बमबारी की थी रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्री पर। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था, उससे उसको पता चला कि कुछ चीजें जो थी वो बाहर आ गई, वापस आ गई, है ना, और कुछ अल्फा कण वो हूबहू जैसे गए थे वैसे की वैसे वापस आए। तो रदरफोर्ड ने बोला कि बीच में कुछ ठोस चीजें होती है जिससे टकराकर मेरे अल्फा कण वापस आई है, तो वो ठोस चीज को क्या बोला था उसने, नाभिक बोला था। तो नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्ती मॉडल ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और प्रोटॉन का आपको याद रखना है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, तीनों चीजें बता दी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने की, और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। सबसे पहले प्रोटॉन की खोज हुई थी, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, फिर हुई थी न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जंग का रासायनिक सूत्र। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। क्या होता है, Fe2O3 जंग का रासायनिक सूत्र होता है। और एक आपके सामने आएगा Fe3O4 जिसको मैग्नेटाइड बोला जाता है, ये प्राकृतिक चुंबक होता है। मैग्नेटाइड ये क्या है, Fe3O4 मैग्नेटाइड होता है और इसको प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट पूछे तो Fe3O4, और यदि जंग पूछे तो Fe2O3। ठीक है, समझ में आ गया, रस्ट का फॉर्मूला है ये Fe2O3। ठीक, 3 बार बोले Fe2O3, और यदि Fe3O4 आएगा तो मैग्नेटाइड जो कि एक प्राकृतिक चुंबक है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर के पैमानों पर रखकर मापी जाती है, तो मीटर के पैमाने पर आती है 25.7। कितनी आती है, 25.7, और दूसरा 29.2 सेंटीमीटर। तो डिबिया की वास्तविक लंबाई हमें बताना है, तो दोनों का अंतर निकाल दो। दोनों का अंतर कितना आएगा, यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, 12 में से 7 गए तो 5, और 28 में से 25 गए तो 3, तो 3.5 सेंटीमीटर की डिबिया होंगी। वो कितनी होंगी, 3.5 सेंटीमीटर की डिबिया होंगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैमाने पर रखकर माप रहे, तो एक सिरा है 25.7 पर और दूसरा सिरा कहां पर है, 29.2 पर। ठीक है, स्केल है तो स्केल का पहला सिरा यहां पर है, दूसरा सिरा यहां पर है, स्केल के 25.7 पर और दूसरा है 29.2 पर। तो यही इनके बीच का अंतर ही तो उसकी लंबाई होंगी कि नहीं होंगी, तो अंतर कितना हुआ, 3.5 सेंटीमीटर का अंतर होगा। बात आ गई समझ में। तो ये था आपका चौथा वीडियो, आ गई बात समझ में, ये था आपका चौथा वीडियो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीजें। कोई से क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो आप मुझे बता दिया करो, उसका एक अलग से वीडियो अपन निकाल के एक अलग सा वीडियो अपलोड कर देंगे। पहले दूसरे तीसरे वीडियो में भी आपको कुछ दिक्कतें थी, आपने कमेंट करके उसे बताया है, वो देख लिया हूं मैंने, लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, बीच में अपन नहीं करते उसको, इसको जैसा चल रहा है वैसे चलने देते। आखिरी में एक वीडियो और बना देगा, जब उसके 20 से 30 क्वेश्चन अपने को वैसे मिल जाएंगे तो अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे, वो आराम से पढ़ाने वाला वीडियो रहेगा। बात आ गई समझ में, ठीक है ना, आपको पूरा समझ में आना चाहिए, यही एक लक्ष्य है हमारा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना, और यदि चैनल पे ना तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो, है ना। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।